दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे अपने ताज का इतना घमंड था कि वो समझ बैठा कि उसके राज्य की हर वस्तु उसकी है, यहाँ तक कि किसी और की पत्नी भी। उसने गांव की एक सुंदर स्त्री को पाने के लिए सामदाम दंड भेद हर उपाय अपनाया। बार बार निर्लज होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने सब कुछ ट्राई किया, पर वो यह नहीं जानता था कि जिस स्त्री को वो कमजोर समझ रहा है वही उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध होने वाली है। क्योंकि उस स्त्री ने न तलवार उठाई, न सेना बुलाई, उसने केवल अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लिया और राजा का घमंड, उसकी सत्ता और उसका अहंकार आदि सब कुछ जड़ से समाप्त कर दिया। इस अत्यंत रोमांचक कथा के रोमांच को यहीं विराम दिए बिना आइए इस कहानी के रोमांचक, चौंकाने और न्याय से परिपूर्ण सफर पर साथ साथ चलते हैं। चांदगढ़ का राजा था वीरेंद्र, एक ऐसा शासक जिसके पास शक्ति थी, धन था, सेना थी, लेकिन संयम नहीं था। उसके लिए राज्य केवल राज करने की जगह नहीं था, बल्कि भोग की वस्तु था। सोने से जड़े महल, रेशमी पर्दे, सैकड़ों दास दासियां और अनगिनत सुंदर स्त्रियां, फिर भी उसका मन कभी तृप्त नहीं होता था। राजा वीरेंद्र मानता था कि उसके राज्य की हर वस्तु, यहाँ तक कि किसी और की पत्नी भी, उसकी संपत्ति है। महल में दिन रात मदिरा की महक और संगीत की धुन गूंजती रहती। दरबार में कवि और नर्तक राजा की प्रशंसा में गीत गाते रहते और राजा उन्हीं शब्दों में खोकर अपनी हवस को प्रेम का नाम देता था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में हरदत्त नाम का एक साधारण लोहार रहता था। हरदत्त बहुत मेहनती, ईमानदार और सीधे स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी भट्ठी हमेशा जलती रहती और उसका हथौड़ा लोहे पर लगातार बजता रहता। वो गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसकी पत्नी का नाम था मालती, जो अपने नाम की ही तरह गोरी, सुंदर और सबसे बढ़कर बहुत चतुर व समझदार थी। गांव में हर कोई कहता था, हरदत्त भले ही गरीब है, पर उसकी पत्नी मालती जैसा भाग्य किसी के पास नहीं है। मालती अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका मन हमेशा राजा वीरेंद्र की हवस के भय से कांपता रहता था। एक दिन राजा वीरेंद्र अपने शिकार के सफर पर निकला। जंगल से होते हुए उसका काफिला उसी गाँव में आ पहुंचा जहाँ हरदत्त और मालती रहते थे। राजा को प्यास लगी तो उसने पास के कुएं पर रुककर पानी पिया। संयोग से उसी समय मालती भी पानी भरने आई हुई थी। जैसे ही राजा वीरेंद्र की नजर उस पर पड़ी, वो पल भर के लिए ठहर गया। मालती का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उस पर एक अद्भुत मासूमियत झलक रही थी। उसके बालों से टपकती पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में मोती जैसी चमक रही थी। राजा वीरेंद्र ने मन ही मन कहा, ऐसी रूपवती स्त्री तो मेरे महल में होनी चाहिए। उसने अपने एक सैनिक से पूछा, ये स्त्री कौन है? सिपाही ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, ये लोहार हरदत्त की पत्नी है। राजा वीरेंद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। लोहार की पत्नी? अब लोहार को राजा का मेहमान बनना होगा। उसी शाम गांव में हड़कंप मच गया। महल से आए दूतों ने घोषणा की, राजा वीरेंद्र का आदेश है कि लोहार हरदत्त कल दरबार में उपस्थित हो। उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। इतना सुनते ही हरदत्त घबरा गया, क्योंकि उसने कभी महल का मुख तक नहीं देखा था। मालती ने अपने पति की आंखों में डर देखा तो मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी, डरो मत। राजा का बुलावा शायद तुम्हारे परिश्रम का फल हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि यह बुलावा किसी बुरे इरादे का संकेत है। वह रात भर सोचती रही। राजा की आंखों में जो चमक थी वो सिर्फ प्यास की नहीं थी, वो हवस की आग थी। अगले दिन हरदत्त नए कपड़े पहनकर दरबार में पहुंचा। राजा वीरेंद्र अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान था। उसके दोनों ओर मंत्री और सैनिक खड़े थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हरदत्त, सुना है तू बहुत मेहनती लोहार है, तेरे हाथों में तो जादू है। हरदत्त ने झुककर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सब आपकी कृपा है। राजा वीरेंद्र ने अपनी योजना बताते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए एक खास तलवार बनाए, एक ऐसी तलवार जिसमें कभी जंग न लगे और जिसकी धार कभी कुंद न हो। हरदत्त ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे कुछ सोना चांदी देकर विदा किया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि जब तक तलवार तैयार न हो जाए, हरदत्त दरबार के पास ही रहेगा। हरदत्त ने अनजाने में सिर हिला दिया। राजा का इरादा साफ था, जब तक हरदत्त दरबार में कैद रहेगा, मालती गांव में अकेली रहेगी। दोस्तों, कहते हैं, जिस इंसान के सिर पर हवस सवार हो जाती है, उसे सही गलत, उचित अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसी रात राजा वीरेंद्र ने अपने भरोसेमंद सैनिकों को आदेश दिया, कल रात गांव जाओ और उस लोहार की पत्नी को महल में बुलाकर ले आओ। उसे कह देना कि राजा ने इनाम देने के लिए बुलवाया है। पर राजा यह नहीं जानता था कि मालती केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। रात के समय जब सैनिक आए तो मालती ने उन्हें दूर से ही आते देख लिया।
उसने तुरंत दरवाजे के पास जल रहे मिट्टी के तेल के दीपक को बुझा दिया और स्वयं एक पर्दे के पीछे छिप गई। सैनिकों ने दरवाजा खटखटाया और कहा, राजा का आदेश है, हमारे साथ चलो। मालती ने अंदर से अपनी आवाज बदलते हुए पूछा, राजा ने क्या कहा है? किस इनाम की बात कर रहे हो? एक सैनिक ने उत्तर दिया, राजा ने कहा है कि तेरे पति के काम से प्रसन्न होकर वो तुझे महल में बुला रहे हैं। मालती ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सैनिक हैरान होकर बोले, कौन सी शर्त? मालती ने कहा, मैं राजा के दरबार में वैसे ही जाऊंगी जैसे कोई रानी जाती है, पूरे श्रृंगार में, लाल जोड़े में और अपनी चुनरी से चेहरा ढककर। तुम लोग कल सूर्योदय होते ही आना। सैनिकों ने सोचा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और वापस लौट गए। लेकिन उसी रात मालती ने एक अद्भुत योजना बना ली थी। सूरज निकलने से पहले वो अपनी पड़ोसन, एक लगभग अंधी वृद्धा, के पास पहुंची। मालती ने उनसे निवेदन किया, माँ, राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं जाने से डरती हूँ। आप मेरी जगह ये लाल जोड़ा पहन लीजिए और राजा के सामने सिर्फ सिर झुका दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, बेटी, तेरी बुद्धि तो किसी रानी से कम नहीं। चल, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने लाल जोड़े में चेहरा ढके बैठी स्त्री को मालती समझ लिया। उन्होंने उसे पालकी में बिठाया और महल की ओर ले चले। राजा ने जब पालकी से उतरती स्त्री को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, आओ मालती, आज से तुम मेरी रानी हो। लेकिन जैसे ही उसने घूंघट उठाया, उसके सामने झुर्रियों से भरा चेहरा और बिना दांतों वाली मुस्कान थी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा वीरेंद्र शर्म और गुस्से से कांप उठा और गरजा, ये धोखा किसने किया? वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आपकी रानी तो अभी गांव में है। उसने कहा था कि मैं आकर आपको प्रणाम कर दूं। राजा वीरेंद्र समझ चुका था कि वो एक चतुर स्त्री के हाथों मूर्ख बन चुका है। उस रात राजा ने अपने मंत्री से कहा, ये औरत सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत चालाक भी है। अब मैं उसे हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर मालती ने भी ठान लिया था कि अब वो राजा को उसी की चाल में फंसाएगी। दरबार में हुई इस फजीहत से राजा वीरेंद्र आग बबूला हो गया। उस रात उसने अपने कक्ष की हर कीमती वस्तु तोड़ डाली। उसका घमंड चकनाचूर हो गया था और अब वो सिर्फ वासना नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने अपने धूर्त मंत्री कपटदेव को बुलाया। राजा गरजा, कपटदेव, उस औरत ने पूरी सभा के सामने मेरा अपमान किया है। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। कोई ऐसी योजना बनाओ कि वो खुद चलकर मेरे कदमों में गिर पड़े। मंत्री कपटदेव ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, शेरनी को पकड़ने के लिए उसके शावक को फंसाना पड़ता है। मालती की शक्ति उसका पति हरदत्त है, जो अभी हमारी कैद में है। हम उसे सीधे नहीं बुलाएंगे, हम उसे आने पर मजबूर कर देंगे। राजा ने अधीर होकर पूछा, कैसे? मंत्री कपटदेव बोला, हम हरदत्त को एक ऐसा काम देंगे जो असंभव हो। जब वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा तो हम उसे मृत्युदंड सुना देंगे। तब मालती के पास आपके सामने समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना सुनते ही राजा वीरेंद्र की आंखों में क्रूर चमक लौट आई। योजना उत्तम है। अगली सुबह हरदत्त को, जो अब तक शाही मेहमान की तरह रखा गया था, जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया गया। राजा ने एक पत्थर की शिला की ओर इशारा करते हुए कहा, लोहार, तेरी कारीगरी की बहुत प्रशंसा सुनी है। अब हम तेरी असली परीक्षा लेंगे। तुझे इस पत्थर की शिला से लोहे की तरह खींचकर एक पतली, लचीली रस्सी बनानी है। ऐसी रस्सी जिसमें गांठ भी लगाई जा सके। इसके लिए हम तुझे 7 दिन का समय देते हैं। अगर तू सफल रहा तो तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर असफल हुआ तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतना सुनते ही हरदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर से रस्सी बनाना, ये तो असंभव था। वह गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, यह अन्याय है। पत्थर से रस्सी कोई कैसे बना सकता है? चुप रहो। राजा दहाड़ा। राजा का आदेश अंतिम होता है। ले जाओ इसे। सैनिक हरदत्त को घसीटते हुए एक काल कोठरी में ले गए और पत्थर की शिला भी वहीं पटक दी। हरदत्त समझ चुका था, ये तलवार बनाने का बहाना नहीं, बल्कि उसे और मालती को फंसाने का एक भयानक जाल था। उसी दिन राजा वीरेंद्र का एक दूत मालती के पास ये संदेश लेकर पहुंचा, तुम्हारे पति हरदत्त को एक विशेष कार्य दिया गया है। यदि वो 7 दिनों में पत्थर की रस्सी नहीं बना सका तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। लेकिन यदि तुम राजा की सेवा में महल आने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे पति की जान बख्श दी जाएगी। इन शब्दों ने मालती के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरकर उसे भीतर तक झकझोर दिया। वो समझ चुकी थी कि राजा अब किसी भी हद तक जा सकता है। उधर कालकोठरी में बंद हरदत्त निराशा में डूबा बैठा था। उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि चिंता थी मालती की सुरक्षा की।
वो जानता था कि मालती उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि राजा के सामने झुक भी सकती है। दोस्तों कहते हैं, जब इंसान चारों ओर से मुसीबतों में घिर जाता है और कहीं से बचने का रास्ता दिखता है तो वो उसी रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाता है। अब वही स्थिति मालती की भी थी। हरदत्त किसी भी तरह मालती तक ये संदेश पहुंचाना चाहता था कि वो उसकी चिंता न करे और कोई मूर्खतापूर्ण कदम न उठाए। एक दिन हरदत्त ने देखा कि कालकोठरी में एक छोटा सा रोशनदान है, जहां हर सुबह एक कबूतर आकर बैठता था। हरदत्त ने अपनी फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा निकाला और कोयले से उस पर लिखा, प्रिय मालती, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में है, पर तुम राजा के महल की जंजीर मत बनना। मेरा अंत इस कहानी का अंत नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करना। उसने वो कपड़े का टुकड़ा धागे से सावधानी से कबूतर के पैरों में बांध दिया। वो कबूतर अक्सर गांव की दिशा में ही उड़ जाया करता था। यह एक जुआ था, लेकिन यही उसकी एकमात्र उम्मीद भी थी। 3 दिन तक मालती बेचैनी में डूबी रही। वो लगातार सोचती रही, अब क्या किया जाए। उसे अपनी बुद्धि और राजा वीरेंद्र की क्रूरता के बीच कोई रास्ता निकालना था। चौथे दिन सुबह जब वो अपने आंगन में बैठी थी, वही कबूतर आकर उसके पास बैठ गया। मालती की नजर उसके पैर में बंधे धागे पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से वो संदेश खोला और पढ़ा। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की कठोरता आ गई। हरदत्त ने उसे रास्ता दिखा दिया था। अब उसे केवल अपने पति को ही नहीं, बल्कि राजा के अहंकार को भी तोड़ना था। अब ये लड़ाई सिर्फ पति पत्नी की नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय की बन चुकी थी। मालती ने मन ही मन कहा, राजा वीरेंद्र, तुमने पत्थर की रस्सी मांगी है, मैं तुम्हें ऐसी रस्सी दूंगी जिसे तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगे। मालती उठी और सीधे गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित बुजुर्गों के घर की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक ऐसी योजना आकार ले रही थी जो या तो हरदत्त को बचा सकती थी या फिर पूरे गांव को राजा के क्रोध का शिकार बना सकती थी। जब मालती मुखिया और 5 प्रतिष्ठित बुजुर्गों की चौपाल पर पहुंची तो उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास था। बुजुर्गों ने जब राजा के दूत की बात सुनी तो वे सहम गए। मुखिया ने चिंता से कहा, बेटी, ये तो अनर्थ है। राजा से बैर लेकर हम सब मारे जाएंगे। वो पूरे गांव को उजाड़ देगा। मालती ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे राजा से लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो न्याय मांगने का सही तरीका पूछने आई हूँ। हमारा धर्म कहता है कि राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है ना? सबने सहमति में सिर हिला दिया। मालती ने आगे कहा, तो मेरे पति हरदत्त राजा के सच्चे सेवक होने के नाते उनकी हर आज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वो पत्थर की रस्सी बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। लेकिन एक समस्या है, एक बुजुर्ग ने पूछा। कैसी समस्या? मालती ने मासूमियत से कहा, हरदत्त एक साधारण लोहार है। उसने जीवन में सिर्फ लोहा देखा है, उसे गलाया है और उसे आकार दिया है। उसने कभी पत्थर की रस्सी नहीं देखी। उसे नहीं पता वो कैसी दिखती है, कितनी मोटी होती है या कितनी मजबूत। वो राजा को कोई साधारण वस्तु बनाकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुखिया उलझन में बोले, तो तुम क्या चाहती हो बेटी? मालती ने अपनी योजना का अंतिम पत्ता खोला। हम सब मिलकर राजा को एक विनम्र पत्र भेजेंगे। उसमें लिखेंगे कि महाराज, आपका सेवक हरदत्त आपकी आज्ञा पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु बनाना चाहता है। कृपा करके आप अपने शाही खजाने या पूर्वजों के संग्रह से पत्थर की रस्सी का एक छोटा सा नमूना भिजवा दे। बस 1 हाथ लंबा टुकड़ा ही काफी होगा, ताकि हरदत्त उसे देखकर हुबहू वैसी ही रस्सी आपके लिए बना सके। इतना सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आई और देखते देखते सभी के चेहरे खिल उठे। मुखिया खड़े हुए, मालती के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। हम तुम्हारे साथ हैं। पत्र भेजा जाएगा। 2 दिन बाद राजा वीरेंद्र खचाखच भरे दरबार में बैठा था। वो मंत्रियों से डींगे हाँक रहा था। देखा, उस घमंडी औरत का कोई जवाब नहीं आया। अब बस 2 दिन और फिर उस लोहार का सिर कटेगा और उसकी पत्नी खुद मेरे पैरों में आकर गिरेगी। दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तभी एक हरकारा गांव से पत्र लेकर पहुंचा। राजा ने हंसते हुए पत्र लिया और जोर जोर से पढ़ने लगा, ताकि सब उसकी जीत का तमाशा देख सके। पत्र में लिखा था, आदरणीय महाराज वीरेंद्र, चांदगढ़ की प्रजा आपके चरणों में प्रणाम करती है। राजा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आपके आदेशानुसार आपका सेवक लोहार हरदत्त पत्थर की रस्सी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो आपके लिए दुनिया की सबसे उत्तम रस्सी बनाना चाहता है, ताकि राज्य का नाम रोशन हो। पर एक छोटी सी विनती है। यहाँ पहुंचकर राजा थोड़ा रुका, क्योंकि हमारे गांव में किसी ने आज तक पत्थर की रस्सी नहीं देखी, इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने शाही कार्यशाला से उस रस्सी का एक पुराना नमूना भिजवा दे। आपका सेवक उसे देखकर आपकी इच्छा के अनुसार नई रस्सी बना देगा।
हमें विश्वास है कि आपके महान राज्य में ऐसी असाधारण वस्तु का नमूना अवश्य होगा। जैसे ही राजा ने पत्र समाप्त किया, पूरे दरबार में अजीब सी खामोशी छा गई। जो दरबारी कुछ पल पहले हंस रहे थे, अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हर कोई समझ गया था, यह कोई विनती नहीं बल्कि सीधा और तीखा तंज था। एक साधारण गांव की स्त्री ने राजा को उसी के बुने जाल में फंसा दिया था। राजा का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जो भी बोलता वो उसकी मूर्खता का प्रमाण होता। कांपती आवाज में उसने बस इतना कहा, दरबार बर्खास्त किया जाए। तो मालती ने ये बाजी भी जीत ली थी, लेकिन वो जानती थी ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। घायल सांप और अधिक खतरनाक होता है। अब राजा कोई सीधी चाल नहीं बल्कि उससे भी भयानक षड्यंत्र रचने वाला था। अपने कक्ष में राजा वीरेंद्र किसी घायल शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखें क्रोध से लाल थीं। धूर्त मंत्री कपटदेव हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। राजा दहाड़ा, उस औरत ने 2 बार भरे दरबार में मेरा मस्तक झुका दिया, पहले एक बुढ़िया भेजकर और अब ये पत्र। पूरी प्रजा मुझ पर हंस रही होगी। कपटदेव, अगर तुम्हारे पास कोई अचूक योजना नहीं है तो मैं हरदत्त के साथ साथ तुम्हारा भी सिर कलम कर दूंगा। कपटदेव की आंखों में धूर्तता की चमक तैर गई। उसने कहा, महाराज, हमने उसे बुद्धि से हराने की कोशिश की, लेकिन वो उस खेल की माहिर है। अब हम उस पर वहाँ से वार करेंगे जहाँ वो सबसे अधिक कमजोर है। कहाँ? राजा ने पूछा। मंत्री ने फुसफुसाकर कहा, उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता के अभिमान पर। हम उसे गांव वालों की नजरों में ही गिरा देंगे। जब गांव वाले ही उस पर थूकेंगे तो वो अकेली पड़ जाएगी और टूटकर आपके कदमों में गिरेगी। योजना सुनते ही राजा वीरेंद्र की सांसें तेज हो गईं। यह विचार मुझे पसंद आया, राजा बोला। कैसे करोगे? कपटदेव बोला। महाराज, आपकी सेना में सबसे रूपवान और वाक्पटु सैनिक कौन है? राजा ने सोचा और कहा, मनोहर। उसकी बातों में शहद है और आंखों में जादू। बस, मंत्री बोला। हम मनोहर को गांव भेजेंगे। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुनो सुनो सुनो, लोहार हरदत्त की पत्नी मालती पर अपने पति को धोखा देने और पर पुरुष को घर बुलाने का गंभीर आरोप है। ये घोर पाप है। महाराज वीरेंद्र ने निर्णय लिया है कि मालती को अपनी पवित्रता सिद्ध करने का एक अवसर दिया जाएगा। आज से 5वें दिन सूर्योदय के समय राजधानी के मुख्य चौराहे पर मालती को अग्नि परीक्षा देनी होगी। यदि वो सफल हुई तो उसे और उसके पति को सम्मान सहित मुक्त किया जाएगा, और यदि उसके पैर जले तो उसे पापी मानकर मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ये घोषणा गांव पहुंची तो हाहाकार मच गया। जो लोग कल तक मालती की बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, वे अब डर और संदेह में पीछे हट गए। चरित्र का आरोप बहुत बड़ा होता है। अग्नि परीक्षा का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप गई। मुखिया और बुजुर्ग भी चुप हो गए। यह मामला अब बुद्धि का नहीं बल्कि आस्था और अंधविश्वास का बन चुका था। मालती अपनी झोपड़ी में अकेली खड़ी थी। उसने घोषणा सुनी और आंखें बंद कर ली। बाहर जलते कोयलों का रास्ता था और भीतर समाज के संदेह की आग। उधर कालकोठरी में हरदत्त तक ये समाचार पहुंचा। वह पागल सा हो गया। लोहे के दरवाजे पर सिर पटकने लगा। जिस स्त्री के चरित्र की वो कस्में खा सकता था, उसी पर इतना बड़ा लांछन। मालती के पास अब 5 दिन थे। 5 दिन ये तय करने के लिए कि वो जलते कोयलों पर चलेगी या राजा के अहंकार को जलाने के लिए कोई अंतिम योजना बनाएगी। गांव में मातम था, पर मालती की झोपड़ी में अजीब शांति। वह न रोई न चिल्लाई, बस प्रार्थना की और अपने काम में लगी रही। लोगों ने कहा वो पागल हो गई है, कुछ ने कहा वो डायन है, उसे आग का डर नहीं। अग्नि परीक्षा से 2 दिन पहले मालती स्नान करके श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर राजधानी की ओर चली, लेकिन वो राजा के महल नहीं गई। वो पहुंची राज्य के सबसे बड़े मंदिर, जहां राजगुरु रहते थे। राजगुरु ने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो ईश्वर पर भरोसा रखो। मालती बोली, गुरुदेव, मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ, लेकिन न्याय की घोषणा स्वयं महाराज करेंगे। जब मैं अग्निपथ पार कर लूं, तो महाराज स्वयं मेरा हाथ पकड़कर मेरी पवित्रता घोषित करें। राजगुरु समझ गए, ये परीक्षा अब राजा के धर्म की है। अग्नि परीक्षा का दिन आया। मुख्य चौराहे पर दहकते कोयले बिछे थे। एक ओर शांत मालती, दूसरी ओर कांपता राजा। मालती चली, एक कदम, फिर दूसरा। भीड़ सांस रोके देखती रही। अंतिम कदम पर वो राजा के सामने खड़ी थी। राजा आगे नहीं बढ़ सका। मालती बोली, जो निर्दोष को छूने से डरे वही दोषी होता है। भीड़ गरज उठी, न्याय न्याय न्याय। राजा गिर पड़ा। राजगुरु ने घोषणा की, आज से चांदगढ़ में वीरेंद्र राजा नहीं रहेगा। हरदत्त मुक्त हुआ। मालती ने उसका हाथ थामा और चांदगढ़ ने सीखा, तलवार से नहीं, बुद्धि, धैर्य और सत्य से सबसे बड़ा युद्ध जीता जाता है।
दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शक्ति और सत्ता हमेशा सत्य से बड़ी नहीं होती और बुद्धि, विवेक और धैर्य के सामने सबसे बड़ा अहंकार भी एक दिन टूट ही जाता है। ये सिर्फ एक राजा के पतन की कथा नहीं थी, बल्कि उस सत्य की जीत की कहानी थी जो हर युग में अन्याय के सामने खड़ा होता है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर इसने आपको सच के साथ खड़े होने की प्रेरणा दी हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और आत्मबल बढ़ाने वाली कहानियां नियमित रूप से सुनने के लिए मोटिवेशन नरेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।